नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में चली 3 घंटे की शिखर बैठक के बाद भी यूक्रेन संघर्ष विराम पर नहीं बनी बात। ट्रंप ने कहा इस मुद्दे पर नाटो और जेलेंस्की के साथ करेंगे चर्चा। मॉस्को में होगी अगली बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद राहत बचाव कार्य जोरों पर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज प्रभावित इलाके का करेंगे दौरा। अब तक 60 लोगों की मौत। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव आज। मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। भारत के एम प्रणेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का चैलेंजर खिताब जीता। जर्मनी के विंसेंट कीमर ने जीता प्रतियोगिता का मास्टर्स खिताब। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और इस वक्त की जो बड़ी खबर वो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में करीब 3 घंटे बैठक चली है। और बैठक के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष विराम पर सहमति भी नहीं बन पाई। हालांकि ट्रंप ने इस मुलाकात को यूक्रेन रूस संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। जी हाँ, एक बार फिर हम आपको बता दें कि अलास्का में 3 घंटे तक ये बैठक चली है और ये एक बड़ी खबर है इस वक्त। और बैठक में यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। व्यापक सहमति वाले क्षेत्रों की अगर बात करें तो उस पर भी कोई भी सहमति नहीं बन पाई है और कोई विशेष जानकारी इस बारे में अब तक नहीं मिल पाई है कि इस मैत्रीपूर्ण बैठक का यूक्रेन में युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। और आपको बता दें कि ट्रंप ने संवाददाताओं से बात करते हुए आगे ये बात कही कि डील तब तक नहीं जब तक डील नहीं होती है। वे नाटो और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी बातचीत करेंगे। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत आपसी सम्मान और रचनात्मक माहौल में हुई। ये काफी विस्तृत और उपयोगी रही। पुतिन ने अगली बैठक मॉस्को में आयोजित करने का प्रस्ताव जरूर रखा है। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस वक्त की बड़ी खबर है। बैठक में यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में करीब 3 घंटे बैठक चली है, लेकिन इस अगर हम कहें रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष विराम है इस पर कोई भी सहमति नहीं हो पाई है, बल्कि 3 घंटे की बैठक काफी बड़ी थी। कितनी महत्वपूर्ण और कितना आप इसे उपयोगी मानते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि दोनों के बीच में बैठक हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पे लगी थी और पूरी दुनिया का यह मानना था कि देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच का जो संघर्ष है वह संघर्ष दरअसल अमेरिका और रूस के बीच का संघर्ष है। पीछे से यूक्रेन के पीछे से अमेरिका खड़ा है। तो इसलिए लगातार इस बात की कोशिश हो रही थी कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठकर बातें करें और उसके बाद ही कोई नतीजा निकलेगा। तो उस हिसाब से कहें तो ये पहला प्रयास है। और इसके पहले जो संकेत मिले थे, खास करके राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से जो संकेत मिले थे वो काफी अहम संकेत थे। और उन्होंने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से बात की, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फोन पे बात किया। और इस तरीके से पुतिन भी चाह रहे थे कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए पूरी दुनिया में, ताकि एक संघर्ष विराम अगर हो तो संघर्ष विराम के प्रति जो है दुनिया में भी एक जानकारी रहे कि पुतिन किन शर्तों पे, किन बातों पे संघर्ष विराम करना चाहते हैं। पुतिन का जो पूरा पक्ष है, पुतिन का पक्ष ये है कि देखिए, नेटो का इन्वॉल्वमेंट वो पूरी तरह से यूक्रेन से खत्म करना चाहते हैं। पुतिन चाहते हैं कि वो जो सीमा है, सीमा पे कोई भी सैनिक नहीं रहे, किसी भी तरह का सैनिक गतिविधि वहां नहीं हो। निश्चित तौर पे यह काफी कठिन सवाल है यूक्रेन के लिए भी। और डोनाल्ड ट्रंप को ये सारी बातें बताई है व्लादिमीर पुतिन ने। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन में किसी भी तरीके का नेटो का
हस्तक्षेप या किसी भी तरीके का अमेरिका का सैनिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि यह रूस की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात मैं यहाँ यह भी बताऊं कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने बेलारूस के राष्ट्रपति से भी बात की, तो एक क्षेत्रीय सहमति बनाने की कोशिश की गई है उस पूरी बातचीत में, और कह सकते हैं कि ये पहली बातचीत थी। और इसके बाद जिस तरीके का प्रस्ताव रखा डोनाल्ड ट्रंप ने कि आगे हम एक बार फिर मिलेंगे, और जिसके जवाब में पुतिन ने तुरंत अंग्रेजी में कहा कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। मतलब है कि एक बेसिक कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग दोनों में के बीच में है। और जो दोनों का प्रेस बयान आया है, प्रेस बयान से भी इस बात का संकेत मिलता है कि पुतिन अपने बात को समझाने में ट्रंप को शायद सफल हुए हैं, क्योंकि ट्रंप ने इसके बाद कहा कि वो नेटो से बात करेंगे, और ट्रंप ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बात करेंगे। और ट्रंप ने यह भी बात कही कि अब यूक्रेन के कोर्ट में बॉल है कि किस तरीके से इस मामले पर सहमति बनाने की कोशिश होती है। तो यह कहा जा सकता है कि बातचीत एक कदम आगे बढ़ी है, और निश्चित तौर पे सबको इस बात की आशंका थी कि पहली ही मीटिंग में कोई सफलता मिल जाएगी, इस बात की संभावना नहीं है। लेकिन यह जरूर सबको लग रहा था कि इसका बॉडी लैंग्वेज देखना है पुतिन और ट्रंप का, क्योंकि ट्रंप के इस कार्यकाल में पुतिन के साथ उनकी पहली मुलाकात है। हालांकि उनके पहले कार्यकाल में 2-3 बार वो मिल चुके थे, तो एक तरीके का उनको एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका पहले भी मिला है। और इस समय जबकि ट्रंप पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा रहे हैं, इस समय जो पुतिन का बयान आया, पुतिन के बयान से साफ झलकता है कि केवल यूक्रेन संघर्ष पर ही बात नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने व्यापार के मुद्दे पर भी बात की है। उन्होंने दोनों देशों के बीच का जो परमाणु एक स्थिरता का समझौता है, जिसको कि अभी तक उसका टर्म खत्म होने वाला है, इस पर भी बात हुई है। तो निश्चित तौर पे एक जब ट्रंप और पुतिन मिले हैं, तो उन्होंने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अपने आपसी संबंधों पर भी चर्चा की है। और इसीलिए माना यह जा रहा है कि अगली बैठक जब भी होगी, तो उस समय तक जेलेंस्की और नेटो के साथ यूक्रेन डोनाल्ड ट्रंप कुछ बात कर चुके होंगे, और उसके बाद शायद एक नतीजा निकले। लेकिन बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि पुतिन का यह भी कहना है कि जो इलाके वो जीत चुके हैं, उन इलाकों को वो नहीं लौटाएंगे यूक्रेन को, और यूक्रेन का ये कहना है कि वो क्यों भी अपना इलाका रूस को वापस नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पे सबसे कठिन समझौता माना जा रहा है पूरी दुनिया का। और अब देखना है कि अगली बैठक होने के पहले क्या क्या विकास होता है, क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, क्योंकि रूस की तरफ से अभी आक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कल भी रूस की तरफ से आक्रमण हुआ था यूक्रेन पे, तो रूस अपना दबाव बनाए हुए है। अब देखना है कि ट्रंप क्या इनिशिएटिव आगे आने वाले दिनों में लेते हैं। बिल्कुल अखिलेश, अगर हम यहाँ ये कहें कि जब भी अगली मुलाकात होगी दोनों देशों के बीच, तो जो समाधान किया जाएगा और खासतौर पे जो दोनों देशों की असली प्राथमिकताएं होंगी, वो क्या हो सकती हैं? देखिए, दोनों देशों के बीच असली प्राथमिकता है। एक तो रूस की एक प्राथमिकता ये भी है कि उन पे जो सैंक्शन लगा हुआ है, वो सैंक्शन अमेरिका हटाए। रूस की प्राथमिकता ये भी है कि अमेरिका और रूस के बीच का जो व्यापार है, उस व्यापार में बढ़ोतरी हो। क्योंकि पुतिन ने जो अपना बयान प्रेस के सामने दिया, उस प्रेस के बयान में उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका के बीच में व्यापार के तमाम अवसर मौजूद है। वो साइंस और टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेस, सब चीज में रूस और अमेरिका सहयोग कर सकते हैं। मतलब ये कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका को, खास करके डोनाल्ड ट्रंप को, इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि अगर रूस के साथ नॉर्मलाइजेशन करना है, तो व्यापार के मुद्दे पर भी एक नॉर्मलाइजेशन करना होगा। ये पूरी जो सैंक्शन की राजनीति है अमेरिका की, वो सैंक्शन की राजनीति नहीं चलेगी। और निश्चित तौर पर वो टैरिफ पर भी पुतिन एक दबाव बनाना चाहते हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता तो ये है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पूरे पॉलिटिकल कैरियर का एक सबसे बड़ा दांव उन्होंने खेला है। पूरे चुनावी कैंपेन में उन्होंने कहा था कि एक फोन करूंगा रूस को और उसके बाद यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं, और अब उन्हें रियल पॉलिटिक्स का पता चल रहा है कि रियल पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजें होती है, जो कि ऐसे बयान दे देने से जब तक आप नतीजे पर नहीं पहुंचते, उसके पहले जो आपने सोचा है वो सोचने से नहीं होता। तो ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जेलेंस्की को वो किस तरीके से समझाते हैं, क्योंकि जेलेंस्की मतलब यूक्रेन जो है वो पूरी तरह राजी होना चाहिए कि ट्रंप जो चाहे करे, हम उसे मानेंगे। तो यह अगर क्लीन चिट मिलता है, अगर ये ब्लैंक चेक मिल जाता है ट्रंप को जेलेंस्की की तरफ से, तब तो निश्चित तौर पे ये आगे आने वाले दिनों में उनकी चुनौतियां कम होगी। लेकिन निश्चित तौर पे जब तक ये बात नहीं होती है, तब तक के लिए ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि यूक्रेन को राजी करे। उन्होंने कहा है कि यूरोप बाधा नहीं है, लेकिन यूक्रेन के साथ को समझाने की उनको कोशिशें करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर वहीं हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें, तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बातचीत हुई है वो काफी सम्मानजनक और रचनात्मक
आक्रामक माहौल में हुई है। तो अगर हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें, इस देश की बात करें, तो इनका आपस में जो खास सहमति हुई है, इनका आपसी क्या सोच हो सकती है? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन तकरीबन एक ही समय अलास्का के एयरपोर्ट पे उतरे, और जो पूरा बॉडी लैंग्वेज था कि ट्रंप इंतजार कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन का, और व्लादिमीर पुतिन का उन्होंने स्वागत किया, रेड कारपेट पे दोनों आगे बढ़े, उसके बाद एक ही गाड़ी में बैठकर गए जहां शिखर सम्मेलन होना था। और निश्चित तौर पे बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कहें तो दोनों का बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव था। अब पुतिन जो है वो बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के। पुतिन पूरे रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है उसको संभाले हुए हैं दशकों से, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के सामने कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके मुकाबले राजनीति का उनका अनुभव कम है। कई बार ये भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बात सोचते हैं और उनको लगता है कि वही बात उसी तरीके से पूरी हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो सहमतियां बनी है उसको सहमति के हिसाब से अगर कहेंगे तो ये सहमति बनी है कि हाँ, बातचीत हम जारी रखेंगे। बातचीत जारी रखने की सहमति भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के लिए भी आगे का रास्ता ये है कि किसी तरीके से सैंक्शन खत्म हो। सैंक्शन खत्म होना रूस के लिए जरूरी है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ना है। रूस को भी काफी जानमाल की क्षति हुई है इस पूरे संघर्ष में, और रूस को भी देखना है कि अब आगे का केवल इसी पर नहीं, रूस का भी एक भविष्य है। रूस के लोग भी बाहर जाते हैं, रूस के लोग भी अन्य जगहों पे जाते हैं, अपना भविष्य देखते हैं। तो ऐसे में पुतिन के सामने भी एक बात है। अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो अंडरस्टैंडिंग पुतिन और ट्रंप के बीच में है, उस अंडरस्टैंडिंग पर कितनी बात आगे बढ़ती है, क्योंकि ये केवल ट्रंप का मामला नहीं है, ये मामला पूरे जेलेंस्की का भी है, और जेलेंस्की को ट्रंप कितना समझा पाते हैं। हालांकि ट्रंप की पूरी कोशिश होती है कि जेलेंस्की पर दबाव बनाए। ट्रंप तो ये भी कहते हैं कि जेलेंस्की वहां के चुने हुए राष्ट्रपति नहीं है। अब सारी बातों को लेकर देखना होगा कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में बनता है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, अगली बैठक मॉस्को में होगी, और ये कितने रचनात्मक हो सकती है, कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसका हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून भारत के अपने पहले दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे। कल ही भारत और दक्षिण कोरिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशौती में बादल फटने से हुई भारी तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इस आपदा में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और लापता लोगों का पता लगाने का काम जारी है। वहीं मुख्यमंत्री आज आपदा ग्रस्त इलाके का दौरा करेंगे। इस बीच NDRF, SDRF और स्थानीय अधिकारियों के बचाव दल लापता लोगों का पता लगाने का काम कर रहे हैं। 60 के आसपास कंफर्म्ड जो डेड बॉडीज हमें मिली हैं, और लापता लोगों की अभी सही तादाद जो है वो उसको हम फिलहाल असेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और क्यों हुआ
इसके पीछे भी अब हमें ये जब रेस्क्यू और रिलीफ का काम खत्म होगा तो इस पे भी हमें इंक्वायर करना होगा। और राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 14 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा। इस दौरान अमृत उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा और अंतिम प्रवेश शाम 5:15 पर होगा। उद्यान देखभाल के लिए सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और ये निःशुल्क है। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। अटल जी भारतीय राजनीति में सौम्यता, शालीनता और विनयशीलता की बेजोड़ मिसाल थे, जिनके कुशल नेतृत्व में देश और विदेश में भारत ने कई सफलताएं हासिल की। अटल बिहारी वाजपेयी जी के संपूर्ण सामाजिक और सियासी सफर पर आइए डालते हैं एक नजर। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भारतीय राजनीति के साधक, स्वप्न दृष्टा और मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता और कुशल प्रशासक थे जिनके नेतृत्व में देश ने बदलाव की अनेक पटकथाएं लिखी। पोखरण परमाणु परीक्षण विस्फोट से जहां भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा, वहीं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से देश में सड़कों का जाल बिछ गया। इसके अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया और देश में कनेक्टिविटी के मोर्चे पर बहुत समृद्धि आई। अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1999 से 2004 तक गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक चलाई और 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। एक सामान्य कार्यकर्ता से बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष तक के सफर में अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन वाजपेयी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी काबिलियत से बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। देश की सत्ता पर कमल खिलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पहले राजनेता थे जिनके नेतृत्व में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। 1996 से 2004 के बीच 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान किया और संपूर्ण विश्व से सराहना प्राप्त की। वह संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले दिवंगत अटल जी सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी नवाजे गए थे। एक पत्रकार से प्रधानमंत्री का सफर बहुत चुनौतियों भरा रहा, लेकिन अटल जी ने हिम्मत नहीं हारी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री की सशक्त भूमिका निभाने वाले वाजपेयी को साल 1992 में पद्म विभूषण से नवाजा गया, तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। अपनी वाक्पटुता से संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों को अपना मुरीद बना लेने वाले अटल जी विपक्ष के नेता के तौर पर भी बखूबी याद किए जाएंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी महज एक राजनेता ही नहीं बल्कि सात्विक क्रोध और कोमल करुणा के अद्भुत कवि भी थे, जो उनके जीवन के दूसरे पहलू को दर्शाता है। शेरो शायरी और कविताओं के समायोजन से उनके मजेदार भाषण धुर विरोधियों में भी आकर्षण पैदा करते थे। शायद यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की स्वीकार्यता हर एक राजनीतिक दल में थी, क्योंकि अटल जी मानते थे कि वैचारिक मतभेद भले हों, लेकिन दुश्मनी या शत्रुता नहीं होनी चाहिए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए। राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एल गणेशन चेन्नई स्थित अपने आवास में 8 अगस्त को गिर गए थे। एल गणेशन को गिरने से सिर में गंभीर चोट लग गई थी। एल गणेशन चेन्नई के अपोलो अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल में थे, जहां कल 15 अगस्त को उनका निधन हो गया।
और आज पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मना रहा है। इसके लिए मंदिरों में भव्य रूप से तैयारियां की गई हैं। चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण, भक्ति भजनों की मधुर धुन और मुरलीधर की लीलाओं के स्मरण सभी के जीवन में नई उमंग लेकर आए। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं का तांता भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में मथुरा पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस बार प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई न बरतने का फैसला किया है। जन्माष्टमी यह सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक दिव्य स्मृति है। वो दिन जब जेल की काल कोठरी में अंधेरे और भय के बीच प्रेम, आशा और धर्म का जन्म हुआ। यह दिन उसी पल की गवाही देता है जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया। हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को हम सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। यह वही दिन है जब द्वापर युग में माता देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। जन्म के ठीक बाद वासुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की और उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया को सौंपा। वहीं से शुरू हुई बाल कृष्ण की लीलाएं, जिसमें माखन चोरी, गोपियों संग रास से लेकर कालिया नाग का मर्दन और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाने जैसे भगवान के कई चमत्कारों को श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। श्री कृष्ण का प्रत्येक रूप, प्रत्येक लीला हमें जीवन के किसी न किसी सत्य की ओर संकेत करती है। इसके साथ ही उन्होंने मथुरा में अत्याचारी कंस का अंत किया और फिर धर्म की पुनः स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता का उपदेश दिया। श्रीमद् भगवत गीता जो उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि में सुनाई, केवल युद्ध का संवाद नहीं था, बल्कि वह संपूर्ण जीवन का सार था। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वे भक्त के लिए भगवान हैं, ज्ञानी के लिए गुरु हैं और प्रेमी के लिए प्राण हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे प्रेम में गहराई हो, ज्ञान में स्पष्टता हो और कर्म में निष्ठा हो। दिन की शुरुआत होती है उपवास, प्रार्थना और भजन कीर्तन के साथ। मंदिरों को फूलों, दीपों और रंग बिरंगी झांकियों से सजाया जाता है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन की झलकियां दिखाई जाती हैं। जैसे जैसे रात के 12 बजने का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है भव्य जन्मोत्सव के लिए। श्री कृष्ण के जन्म का वह शुभ क्षण जब मंदिरों में घंटियां बजती हैं, आरती होती है और चारों ओर गूंज उठती है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जन्माष्टमी का उल्लास और भी अनोखा होता है। दही हांडी के रूप में युवा गोविंदा टोली बनाकर ऊंची मानव पिरामिड बनाते हैं और मटकी फोड़ते हैं, जैसे नन्हे कान्हा ने माखन चुराने के लिए किया था। यह परंपरा केवल खेल नहीं, यह साहस, सहयोग और युवा ऊर्जा का प्रतीक भी है। भारत के बाहर भी जन्माष्टमी की धूम कुछ कम नहीं। लंदन से लेकर लॉस एंजलिस तक, नैरोबी से लेकर न्यूयॉर्क तक, दुनिया भर के मंदिरों में कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक भंडारे आयोजित होते हैं। यह पर्व सीमाओं से परे जाकर समुदायों को एक साथ लाने का कार्य करता है। भक्तजन अपने कान्हा को उनके प्रिय भोग अर्पित करते हैं। मक्खन, गुड़, तरह तरह की मिठाइयाँ, फल और चरणामृत जो दूध, शहद और तुलसी से तैयार होता है। इस प्रसाद को बनाना और बांटना
उनके प्रति प्रेम और समर्पण की भावना का प्रतीक है। जन्माष्टमी केवल दिव्य जन्म का उत्सव नहीं है, यह हमें अपने जीवन में भी प्रेम, सत्य और धर्म को जीवित रखने की प्रेरणा देता है। इस जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण हम सभी को बुद्धि, शांति और आनंद प्रदान करें। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। भक्ति भाव के रस में डूबी इस आयोजन में दही से भरी हांडी को रस्सी के सहारे ऊंचाई पर बांध दिया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोली मानव पिरामिड बनाकर जोर आजमाइश करते हैं। उत्सव के दौरान मुंबई में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।